हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम पार्ट 28 यानी कि 28 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर ज्योग्राफी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 29 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, फॉल्टिंग ओज इट्स ओरिजिन टू, तो भ्रंशन उद्भवित होता है। अब देखो, जो भी क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करने लायक होंगे उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट जिन भी क्वेश्चंस में थोड़ा कंसेप्ट है, जिनकी आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए, उनको हम सिंपल डिस्कस करेंगे। तो उन्हीं में ये क्वेश्चन है, फॉल्टिंग ओज इट्स ओरिजिन टू, तो भ्रंशन उद्भवित होता है तो ये होता है टेंशनल फोर्स के कारण, यानी कि तनन बल की ओर से जो है तो भ्रंशन उद्भवित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, एक तो टेंशनल फोर्स और एक कंप्रेशनल फोर्स है। तो टेंशनल फोर्स की अगर बात करें तो कोई भी चीज़ है जिसको स्ट्रेच किया जा सके, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको बाहर की ओर स्ट्रेच किया जा सके, वो होती है टेंशनल फोर्स, उसको कहते हैं टेंशनल फोर्स। लेकिन जो कंप्रेशनल फोर्स होती है, जैसे कोई भी चीज़ है जिसको अंदर की तरफ स्क्वीज किया जा सके, अंदर की तरफ जो है तो स्क्वीज किया जा सके, उसको जो है तो क्या कहा जाता है, कंप्रेशनल फोर्स कहा जाता है। तो ये आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है, द ओरिजिन ऑफ अर्थ डेट्स बैक टू, तो पृथ्वी का उद्भव माना गया है आज से पूर्व। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि बहुत बार इसी तरह जो है तो एग्जाम में पूछा जाता है। तो पृथ्वी का उद्भव माना जाता है आज से लगभग 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन है जो कि बहुत बार इसी तरह जो है तो रिपीट होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर बात करें, मॉनसून विंड्स फॉल इन दी कैटेगरी ऑफ, तो मानसूनी हवाएं किस वर्ग में आती हैं? तो वह प्लानिटरी विंड्स में आती हैं, लोकल विंड्स में आती हैं, पीरियोडिक विंड्स में आती हैं, वह किस में आती हैं? अब देखो, ये भी जो है तो कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। अगर आपने विंड्स वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तब आपको इसका राइट ऑप्शन पता होगा, बट चलो मैं ही आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मानसून विंड्स किस कैटेगरी में फॉल करती हैं? तो पहले तो इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं। यह जो है तो पीरियोडिक विंड्स यानी कि आवर्ती पवन में जो है तो इस कैटेगरी में जो है तो फॉल करती है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मॉनसून विंड्स यह किसका एक एग्जाम्पल है? तो यह पीरियोडिक विंड्स का एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखते हैं प्लानिटरी विंड्स। तो प्लानिटरी विंड्स होती क्या हैं? तो प्लानिटरी विंड्स ऐसी हवाएं जो हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ब्लो करती हैं, तो उन विंड्स को कहा जाता है प्लानिटरी विंड्स। और ये दो प्रकार की होती हैं, यानी कि इनके एग्जाम्पल दो प्रकार के हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एक तो हो गया ट्रेड विंड्स और एक हो गया वेस्टर्लीज। अब जब भी आपसे पूछा जाएगा कि ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज किस कैटेगरी में फॉल करती हैं, तो वो करती हैं प्लानिटरी विंड्स में। ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अब यहाँ पर आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए प्लानिटरी विंड्स के बारे में, कि ये जो प्लानिटरी विंड्स होती हैं ये ग्लोबल स्केल पे ब्लो करती हैं, यानी कि पूरे के पूरे ग्लोबल स्केल पे ब्लो करती हैं। बट जबकि ये जो लोकल विंड्स होती हैं, ऑप्शन बी में देकर के रखा है लोकल विंड्स, ये जो है तो एक स्मॉलर एरिया या फिर किसी स्पेसिफिक रीजन में ही ब्लो करती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों के बारे में यही एक डिफरेंस है। ये जो प्लानिटरी विंड्स होती हैं ये ग्लोबल स्केल पे ब्लो करती हैं, जबकि लोकल विंड्स ये किसी स्मॉलर एरिया या फिर किसी स्पेसिफिक रीजन में ही ब्लो करती हैं। और लोकल विंड्स के भी एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। इनमें एक तो माउंटेन ब्रीज आ जाता है और एक वैली ब्रीज आ जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रीज ये किसके एक एग्जाम्पल है या फिर किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो ये लोकल विंड्स में फॉल करते हैं। और प्लानिटरी विंड्स मैंने आपको बता दिया कि इसके कौन से एग्जाम्पल हैं। तो इसके एग्जाम्पल में एक तो ट्रेड विंड्स आ जाता है और एक वेस्टर्लीज आ जाता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब ऑप्शन सी में है पीरियोडिक विंड्स। तो पीरियोडिक विंड्स का एक एग्जांपल आपने देखा मॉनसून विंड्स। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक विंड्स होती क्या हैं। तो ये जो पीरियोडिक विंड्स होती हैं, अब आप सभी को पता है कि कभी कभार जो हवाएं होती हैं वह सीज़न और टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं। तो वैसी हवाएं जो सीज़न और टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दें, उनको कहा जाता है पीरियोडिक विंड्स। और इनमें कौन कौन सी कैटेगरीज यानी कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं? तो एक तो आ जाता है मॉनसून विंड्स, ये आपको पता चल गया। एक आता है लैंड ब्रीज और एक आता है सी ब्रीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये तीनों के तीनों कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं, प्लानिटरी विंड्स के बारे में, लोकल विंड्स और पीरियोडिक विंड्स, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो। अगले क्वेश्चन की बात करें और अपने भाई बहनों के साथ जरूर से वीडियोज़ को शेयर कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो निम्न में से कौन सा एक वर्षण यानी कि पातन का एक प्रकार नहीं है। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ड्यू। ये भी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको आ जाएगा, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आपको पढ़ना चाहिए। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है, द पोजिशन ऑफ द सन, द मून एंड द अर्थ इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। तो सूर्य, चंद्र तथा पृथ्वी की एक सीधी रेखा में स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सिजवी, यानी कि युति अयुति बिंदु। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसी से संबंधित कुछ और भी क्वेश्चंस की अगर बात करें, अब सिजवी से एक क्वेश्चन बनता है कि क्या सिजवी की घटना में सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण लग सकता है या फिर नहीं लग सकता। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जब सिजवी की घटना होती है तो उस टाइम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये दोनों के दोनों नहीं लग सकते। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ऑप्शन सी में है वियुति, जिसको अपोजिशन कहा जाता है, और एक होती है युति, युति को कहा जाता है कंजंक्शन। तो इन दोनों से भी क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो युति किसे कहा जाता है और वियुति किसे कहा जाता है? तो युति की अगर बात करें, जब चंद्रमा सूर्य के नज़दीक चला जाता है, यहाँ पर देखो ये है सूर्य, ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी का ये है वायुमंडल, और यहाँ पर चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। तो जब चंद्रमा सूर्य के नज़दीक चला जाता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? युति कहा जाता है। जब और इसी के अपोजिट क्या है? तो वो है वियुति। जब ये जो सूर्य है और ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी, जब चंद्रमा जो है तो सूर्य से दूर चला जाए तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उस स्थिति को वियुति कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक तो होता है युति और एक होता है वियुति। तो युति में क्या होता है? जब चंद्रमा सूर्य के नज़दीक चला जाता है तो उस स्थिति को युति कहा जाता है, बट जब चंद्रमा सूर्य से दूर चला जाता है तो उस स्थिति को वियुति कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो निम्न में से कौन सी एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधि नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो मेथड होता है वह कौन कौन से होते हैं, पहले तो हम वही देख लेते हैं। तो उनमें एक तो इंसिनरेशन यानी कि भस्मीकरण आ जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ही कंपोस्टिंग भी आ जाता है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक मेथड जो है तो लैंडफिल साइट्स यानी कि भू भरण साइट भी होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के टाइप्स या फिर मेथड्स आप कह सकते हैं, ये तीनों के तीनों हैं, और यहाँ पर नॉट ए मेथड पूछा गया था तो इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कंज्यूम्स मोर फिश देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो निम्न में से किस देश में अन्य देशों के मुकाबले अधिक मछली का उपभोग किया जाता है? तो एकमात्र ऐसा देश है जो कि अन्य देशों के मुकाबले अधिक मछली का उपभोग करता है और वह सुर्खियों में भी रहता है, तो वो कौन सा है? तो वह है चाइना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 75 है, मिक्स्ड कल्टीवेशन इज फाउंड थ्रू आउट। तो संपूर्ण कहाँ पर मिश्रित खेती जो है तो पाई जाती है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मिक्स्ड कल्टीवेशन होता क्या है, इसमें किया क्या जाता है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो देखो, मिक्स्ड कल्टीवेशन में एक ही भूमि पर 2 या फिर 3 फसलों को एक साथ बो दिया जाता है। ये आपको ध्यान में पता चल गया। और इसमें जो है तो एक होती है मुख्य फसल यानी कि मेन क्रॉप, और जबकि जो दूसरी जो है तो सहायक फसलें होती हैं यानी कि जिनको सब्सिडरीज कहा जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और इस प्रकार की कल्टीवेशन यानी कि मिक्स्ड कल्टीवेशन कहाँ पर पाई जाती है? मिश्रित खेती पाई जाती है पूरे के पूरे यूरोप में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन से संबंधित बताने लायक और कुछ है भी नहीं, तो यहाँ पर आपको यही पता चल गया कि मिक्स्ड कल्टीवेशन होता क्या है और ये कहाँ पर की जाती है, यूरोप में की जाती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम में जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करता है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की अगर बात करें, चेवियोट हिल्स आर सिचुएटेड इन। तो चेवियोट पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो ये पड़ती हैं स्कॉटलैंड में। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब स्कॉटलैंड किसका हिस्सा है यानी कि किसका यह पार्ट है? तो ये यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। ये आपको पता चल गया। और यूके को ही हम क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं ब्रिटेन। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ एक कंसेप्ट बताऊंगा जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो ब्रिटेन का आपको पूछा जाता है कि ब्रिटेन कितने देशों का समूह है? तो यह 3 देशों का समूह है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब वो 3 देश कौन कौन से हैं? तो उनमें एक तो स्कॉटलैंड आ जाता है, एक आ जाता है इंग्लैंड,
और एक आ जाता है वेल्स। क्या आ जाता है? वेल्स। तो ये इन 3 देशों का समूह कौन सा है? तो वो है ब्रिटेन। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं स्कॉटलैंड की। तो स्कॉटलैंड की कैपिटल आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? तो वो है ग्लासगो। इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? इंग्लैंड की राजधानी क्या है? तो वो है लंदन। और वेल्स की कैपिटल क्या है? तो वो है कार्डिफ। इन तीनों की कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए और ये तीनों किसके पार्ट हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। आई होप ये भी आपको पता चल गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 77 है। द शैन मैसिव प्लेट्यू इज सिचुएटेड इन। तो शैन मैसिव पठार जो है तो कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो ये है म्यांमार में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो हमने देखा शैन मैसिव प्लेट्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ और भी पठार हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। तो उनमें एक तो आ जाता है कोलंबिया। कोलंबिया का पठार कहाँ पर है? तो वह है कनाडा में। ये आपको पता चल गया। उसके बाद आपसे पूछा जाता है चिया पास है। चिया पास का पठार जो है तो कहाँ पर है? तो वो है मैक्सिको में। ये भी आपको पता चल गया। फिर कई बार आपसे पूछा जाता है अनातोलिया, जिसको एशिया माइनर कहा जाता है। एशिया माइनर कहा जाता है। तो अनातोलिया या फिर एशिया माइनर का पठार कहाँ पर है? तो वह है तुर्की में। और तुर्की का हाल ही में नेम चेंज हुआ है, तो नया नाम क्या है? तो वह है तुर्की। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दक्कन का पठार मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी जो भी पठार हैं जो कि हमारे इंडिया में होते हैं उनका आपको स्पेसिफिक रूप से पता होना चाहिए। तो दक्कन का पठार कहाँ पर है? तो वह है भारत में। और इनकी आपको अलग से थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि दक्कन का पठार कितनी हाइट पर यह स्थित है? तो यह 600 मीटर की हाइट पर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दक्कन का पठार कितने एरिया में फैला हुआ है? तो यह 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हमने देखे कुछ एक पठार। यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, पामीर का पठार। पामीर का पठार कितने देशों में फैला हुआ है वो आप नीचे कमेंट्स में बताओ। और सबसे आई थिंक ऊंचा पठार है, तो इसकी हाइट भी आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, 78 क्वेश्चन की बात करें। द मल्लामलाइज एंड पालकोंडा हिल्स आर सिचुएटेड इन। तो मल्लामलाई तथा पालकोंडा पहाड़ियाँ जो है तो कहाँ पर अवस्थित हैं? तो यह ईस्टर्न घाट में है या फिर वेस्टर्न घाट में है? तो ये कहाँ पर है? तो ये है ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट में। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एक चीज़ें बता दूं, जैसे कि ये है हमारा इंडिया का साउथ वाला पार्ट, ये आपको पता चल गया। साउथ वाले पार्ट में यहाँ पर ये है हमारा पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट, और ये है हमारा पूर्वी घाट यानी कि ईस्टर्न घाट, ये भी आपको पता चल गया। तो ये जो मल्लामलाई और पालकोंडा पहाड़ियाँ थी ये कहाँ पर थी? तो ये थी ईस्टर्न घाट में। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब ईस्टर्न घाट में कुछ एक पहाड़ियाँ हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही बेसिक सा क्वेश्चन पता होना चाहिए कि मल्लामलाई और ये जो पालकोंडा पहाड़ियाँ हैं यह किस राज्य में हैं। ये तो आपको पता चल गया कि ये कहाँ पर हैं। तो ये ईस्टर्न घाट में है, बट ये किस राज्य में है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है ये है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले आ जाती है नल्लामलाई की पहाड़ी या फिर जिसको मल्लामलाई पहाड़ी कहा जाता है। तो ये कहाँ पर हो गई? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद आ जाती है पालकोंडा की पहाड़ी। पहले आ गई नल्लामलाई या फिर मल्लामलाई की पहाड़ी, उसके बाद आ गई पालकोंडा की पहाड़ी, और उसके बाद आ गई बेलीकोंडा की पहाड़ी। तो ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो ये है आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर है तेलंगाना। तो तेलंगाना में भी एक पहाड़ी है जो कि ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट में ही स्थित है। तो वो कौन सी है? तो वह है शेषाचलम की पहाड़ी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में बनता है। और यहाँ पर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में भी कुछ एक पहाड़ियाँ हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। देखो ईस्टर्न घाट्स की ही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, पूर्वी घाट की ही मैं पहाड़ियों के नाम आपको बता रहा हूँ। तो तमिलनाडु में कुछ एक पूर्वी घाट में पहाड़ियाँ हैं जिनमें सबसे पहले आ जाती है जावादी पहाड़ी, उसके बाद आ जाती है शेवाराय पहाड़ी, उसके बाद आ जाती है पंचामलाई पहाड़ी, और सबसे लास्ट में आती है सिरुमलाई की पहाड़ी। ये पहाड़ियाँ भी आपको तमिलनाडु की ध्यान में रखनी है। जिस प्रकार मल्लामलाई या फिर पालकोंडा पहाड़ियों के बारे में आपसे पूछा गया है, उसी प्रकार आगे चल करके आगे वाले एग्जाम्स में आपसे तमिलनाडु की कुछ एक पहाड़ियाँ भी पूछी जा सकती हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बहुत बार मैंने डिस्कस किया हुआ है। नीलगिरी पर्वत का विस्तार कितने राज्यों में है? कौन कौन से राज्यों में इसका विस्तार है वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 79 है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉर्म अ रिफ्ट वैली। तो निम्न में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी का निर्माण नहीं करती है? नहीं पूछा गया है तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्ट वैली का निर्माण कौन कौन सी नदियाँ करती हैं। तो 3 नदियाँ ऐसी हैं जो कि रिफ्ट वैली का निर्माण करती हैं। उनमें एक तो नर्मदा नदी आ जाती है, एक ताप्ती नदी आ जाती है, और एक दामोदर नदी आ जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो गोदावरी नदी है यह रिफ्ट वैली का निर्माण नहीं करती है, ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि 3 ऐसी नदियाँ हैं जो कि रिफ्ट वैली का निर्माण करती हैं। उनमें नर्मदा आ गई, ताप्ती आ गई, और एक आ गई दामोदर। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब नर्मदा नदी ये निकलती कहाँ से है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो यह मैकाल रेंज जो कि अमरकंटक मध्य प्रदेश में है,
तो वहाँ से यह निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये भी मध्य प्रदेश साइड से ही निकलती है। और दामोदर नदी जो है तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है। विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज ड्यू टू। तो तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो तमिलनाडु में जो शीतकालीन वर्षा होती है अक्टूबर या फिर नवंबर महीने में, तो वो किसके कारण होती है? तो वो होती है रेट्रेटिंग मानसून यानी कि पश्चिमगामी मानसून के कारण। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो मैंने आपको बताया कि विंटर रेनफॉल होती है जो कि कब होती है? अक्टूबर या फिर नवंबर में। कई बार आपसे घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो रेट्रेटिंग मानसून होती है, पश्चिमगामी मानसून होती है, यह तमिलनाडु में किस महीने में वर्षा करवाती है? तो यह अक्टूबर या फिर नवंबर, इन महीनों में वर्षा करवाती है। ये आपको स्पेसिफिक रूप से ध्यान में रखना है। अब ये जो पश्चिमगामी मानसून यानी कि रेट रेटिंग मानसून होता है, तो यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि रेट रेटिंग मानसून से कहाँ कहाँ पर बारिश होती है? तो एक तो होती है उत्कल तट। उत्कल तट ये कहाँ पर पड़ता है? तो यह उड़ीसा में पड़ता है। उसके बाद रायसीमा तट में होती है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में होती है। ये तीनों तट आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो उत्कल तट जो कि उड़ीसा में है, रायलसीमा तट जो कि आंध्र प्रदेश में है, और एक कोरोमंडल तट जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इन तीनों तटों पर स्पेसिफिक रूप से आपको कोरोमंडल तट याद रखना है। ये जो तमिलनाडु में है, यहाँ पर जो है तो स्पेसिफिक रूप से रेट रेटिंग मानसून से बारिश होती है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।